Namaskar. Today we will complete the question answer part of chapter 4 Air Around Us. Let's start. In normal lapse rate, temperature decreases at the rate of 1 degree C with every 165 meter ascent. 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सी घटता है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। विच लेयर इज सेफ फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट? स्ट्रेटोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर है। ट्रोपोस्फेयर सबसे अर्थ के सबसे नज़दीक का लेयर है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता है, वो सारा वेदर फेनोमेना ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसलिए एयरक्राफ्ट को स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है क्योंकि वहाँ पे आसमान साफ होता है। The role of iron particles in the ionosphere is to enable wireless communication. आयनोस्फेयर कहाँ होता है? थर्मोस्फेयर जो सबसे बाहरी लेयर है उसका नीचे वाला पार्ट आयनोस्फेयर होता है। उसी में आयन के होने के कारण वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। Which of the following is the main cause of global warming? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्यों होता है? एयर पोल्यूशन होता है पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CFC, ये सब अवेलेबल हो एयर में मौजूद होने के कारण एयर गंदा हो जाता है। इसी से ये सारे जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि सन के वार्मथ को रोक के रखते हैं। ये एक लिमिटेड अमाउंट से अगर ज़्यादा होता है तो उसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी फेनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ये क्यों होता है? एयर पोल्यूशन के कारण होता है। स्मोक कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। स्मोक क्या होता है? स्मोक होता है फॉग प्लस स्मोक होता है, इसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%, ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। Gases like argon, helium, methane, etc. are present in a small amount of the air. All weather phenomena occur in troposphere. Troposphere जो कि एटमॉस्फेयर का सबसे निचला लेयर होता है और अर्थ सरफेस का सबसे नज़दीक का लेयर कौन सा होता है? ट्रोपोस्फेयर। उसी में सारा वेदर फेनोमेना होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम and on a large area is called climate. इसी में अगर ये लॉन्ग पीरियड को शॉर्ट पीरियड लिखा होता और ये स्पेसिफिक एरिया लिखा होता या स्मॉल एरिया लिखा होता तो हम क्या फिल इन द ब्लैंक्स में लिखते? वेदर। द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1013 मिलीबार। Match the following monoxide gas, most harmful gas present in the atmosphere. Weather क्या होता है? Atmospheric condition for a specific place covering a short period of time, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वेट और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, इसको क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। रेनफॉल क्या होता है? द फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द अर्थ सरफेस, इसको कहेंगे रेनफॉल। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। नेम द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर का नाम बताना है। आप डायग्राम भी याद कर सकते हैं और उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको इस तरह नोट्स में बना के लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में आसान हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेयर पूछा है तो मैं लेयर बताती हूँ आपको।
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाला लेयर है, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो कि अर्थ से सबसे नज़दीक का लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर जो कि अर्थ के सबसे नज़दीक का लेयर होता है, सारा वेदर फेनोमेना, वेदर रिलेटेड फेनोमेना, रेन, क्लाउड, वो सब कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। इसकी ऊंचाई, ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई नॉर्थ पोल पे 8 किलोमीटर होता है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को जो डिवाइड करता है उस लाइन को ट्रोपोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट जैसी जो चीज़ें होती है वह कहाँ उड़ाई जाती हैं? ये उड़ाई जाती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्या है? ट्रोपोस्फेयर में वेदर कंडीशन होता है, इसलिए साफ मौसम के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में उसको उड़ाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर के ही ऊपर वाले पार्ट में ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर जो कि हमें यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आता है, वो स्किन डिजीज़ उससे हो सकता है। अगर यूवी रे आपके शरीर को लगता है तो स्किन डिजीज़, स्किन कैंसर, ये सब हो सकता है। इसलिए ओजोन लेयर जो कि इससे बचाता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओजोन लेयर कहाँ होता है? ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर। जितने भी मेटियोर्स हैं लगभग मीजोस्फेयर तक आते आते जल जाते हैं। ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद है थर्मोस्फेयर जो कि 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। थर्मोस्फेयर का ही जो नीचे वाला पार्ट है आयनोस्फेयर है। आयनोस्फेयर में आयन होता है जिसका यूज़ वायरलेस कम्युनिकेशन में किया जाता है। थर्मोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर होता है। हाउ डू प्लांट absorb nitrogen? Plant absorb nitrogen through soil. What is the importance of water vapor in the atmosphere? एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो कैसे इम्पॉर्टेंट है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इट गेट कंडेंस अराउंड डस्ट पार्टिकल एंड फॉर्म क्लाउड एंड लेटर ऑन इट बिकम रीजन बिहाइंड रेनफॉल एंड स्नोफॉल। तो जो वाटर ड्रॉपलेट है, जो वाटर वेपर है, जब सन की गर्मी के कारण पानी इवोपरेट होता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर ये ऊपर जाता है। ऊपर में टेम्परेचर कम होने के कारण ये क्या होता है? ये ठंडा होता है, कंडेंस होता है और वहाँ जो अवेलेबल डस्ट पार्टिकल है उससे चिपक जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स। वो बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स जब एक दूसरे से चिपकते हैं तो वो क्लाउड फॉर्म करते हैं और क्लाउड धीरे धीरे हैवी होने के कारण वो फिर बारिश या स्नोफॉल के रूप में हमारे तक दोबारा आ जाते हैं। इसलिए वाटर वेपर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर वेपर होगा तभी क्लाउड फॉर्म होगा और तभी स्नोफॉल और रेनफॉल हो पाएगा। नेम द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट वेरिएबल्स का नाम बताना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर गैसेस। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.90% है और अदर गैसेस 0.17% है। ये परसेंटेज आपको याद रहना जरूरी है। जब भी आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो परसेंटेज भी लिखेंगे, साथ में ये डायग्राम भी बनाएंगे। What type of climate does India have? India have
मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून। What is the importance of कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर लिविंग बीइंग? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिविंग बीइंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। Importance of carbon dioxide. It keep the earth warm due to greenhouse effect. Greenhouse effect के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो कि एब्जॉर्ब करता है वार्म सन से, जो वार्म आता है उसको एब्जॉर्ब करता है और धरती को वार्म रहता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर होता, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट एज इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करता है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और वाटर जो कि सॉइल से उसको मिलता है वो चाहिए। इतनी चीज़ें उसके पास अवेलेबल होगी तभी वो खाना बना पाएगा, और अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट तभी ऑक्सीजन रिलीज कर पाएगा, जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर for making food and give oxygen to the atmosphere. So carbon dioxide is very important for maintaining balance of gases in atmosphere. Plant कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है जो कि एटमॉस्फेयर में है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और उसको एटमॉस्फेयर में भेजता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल इनहेल ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। ऑक्सीजन इज नोन एज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस। क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैस। ऑल ऑर्गेनिज्म exhale CO2 in the surrounding atmosphere. Plant use CO2 and make food with photosynthesis process and leave oxygen in the atmosphere. This is how oxygen is important in maintaining balance between atmospheric gases. जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म छोड़ते हैं उसको प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ करता है और वो ऑक्सीजन देता है सराउंडिंग में। इस तरह से एटमॉस्फेयर में गैसेस का बैलेंस बना रहता है। इसलिए एटमॉस्फेयर में गैसों का बैलेंस बना रहे, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ज़रूरी हैं। Name 3 major sources of pollutants in the air. Also state ill effect of these air pollutants. The 3 major sources of pollutant in the air are flying automobiles, volcanic eruption, forest fire. इसका क्या क्या इल इफेक्ट होता है? एयर पोल्यूशन, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियाँ का धुआं निकलता है और वो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। इसकी मात्रा एयर में बढ़ जाने के कारण एयर गंदा हो जाता है, इसी को कहते हैं एयर पोल्यूशन। एसिड रेन, इल इफेक्ट क्या हो गया पॉल्यूटेंट्स का? एक दूसरा हो गया एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होता है? जब एनवायरनमेंट में, जब एटमॉस्फेयर में
नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड रहता है और बारिश के पानी के साथ वो घुल जाता है। उसके बाद जो बारिश होती है उसको कहते हैं एसिड रेन, जिसके कारण ताजमहल भी गंदा हो रहा था। इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए कई सारी फैक्ट्रियों को वहाँ बंद कराया गया। हेल्थ प्रॉब्लम भी कई सारी होती है, जैसे आईज में इरिटेशन इन आईज, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज एक्सेट्रा। डैमेज एटमॉस्फेयर भी खराब हो रहा है। जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके कारण ओजोन लेयर, जो कि हमें यूवी रे से बचाता है, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, जिसके कारण जो सन से आ रहा यूवी रे धरती तक पहुंच जा रहा है। इसलिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस? व्हाई इज ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू लाइफ ऑन द अर्थ? ओजोन लेयर क्यों इम्पोर्टेंट है और ग्लोबल वार्मिंग लाइफ के लिए कैसे खतरनाक है? धरती पर जो लाइफ है उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग कैसे खतरनाक है? इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस: इट एक्ट एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सन से आ रहा है, उसको ओजोन लेयर जो है, जो कि गैस ओजोन गैस का लेयर है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्किन कैंसर एंड एलर्जी एज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज विच कैन कॉज स्किन कैंसर। जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस बचाता है हमें स्किन कैंसर से, एलर्जी से भी, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसके कारण हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो अगर अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन गैस रोक रहा है तो इसका मतलब ओजोन गैस हमें स्किन कैंसर से और डिजीज से बचाता है। ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज इट विल इंक्रीज द temperature of atmosphere. The continuous rise of temperature is the reason behind ग्लोबल वार्मिंग। जो धरती है, धरती पे लाइफ के लिए खतरनाक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? राइज इन सी लेवल, सी का लेवल बढ़ रहा है। राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण खेती बाड़ी सब कुछ को नुकसान हो रहा है। तो इन सब के कारण जो लाइफ है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। ग्लेशियर अगर सारा पिघल जाएगा तो पानी का शॉर्टेज होगा। जो फ्रेश वाटर का ग्लेशियर फ्रेश वाटर को कंटेन करके रखा हुआ उसका नुकसान हो जाएगा। सी लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है बहुत सारे जो सी के आसपास के जो एरिया है वो डूब जाएं, उससे भी जीवन को नुकसान होगा। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो वाटर बॉडीज़ है वो सूखने लगेंगे, पेड़ों को नुकसान होगा, इंसान नहीं रह पाएंगे उतने ज़्यादा टेम्परेचर में। क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा? खेती बाड़ी को नुकसान होगा। जहाँ पे जो जिस सीज़न में उगाया जा रहा है वहाँ नहीं होगा। बरसात के समय बरसात नहीं होगा तो खेती नहीं हो पाएगा। जहाँ पे जब ठंड का फसल लगाया जाएगा वहाँ ठंड नहीं पड़ेगी तो भी परेशानी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका जाए तो धरती भी रहने लायक एक दिन नहीं रहेगी। These are few threat to life on the earth। ये जो
हैं, फ्यू थ्रेट हैं जो कि हमें दिख रहे हैं, जिसके कारण लाइफ को नुकसान हो रहा है। हाउ इज रेनफॉल कॉज? एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। रेनफॉल कैसे होता है डायग्राम से बताना है। इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन और प्रेस्पिरेशन, ये है वाटर साइकिल। और इसके तहत मैं बताती हूँ आपको कि रेनफॉल कैसे होता है। गर्मी के कारण, सन के कारण, गर्मी के कारण जो वाटर बॉडीज़ हैं उससे पानी इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर वो चला जाता है ऊपर, आसमान में गया इवापोरेट होकर। और जो पेड़ पौधे जो पानी यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो उसमें पानी यूज़ करते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं अपने स्टोमेटा से, उस टाइम वो वाटर ड्रॉपलेट भी रिलीज़ करते हैं, वाटर वेपर भी रिलीज़ करते हैं। उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। उसमें भी वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है और ये जो वाटर है ये ऊपर जाता है और वहाँ ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है और वो जो वाटर वेपर था, वाटर वेपर कंडेंस होकर जो डस्ट पार्टिकल है उसके अराउंड चिपक जाता है और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही कई सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स जब मिल जाते हैं तो वो हैवी होकर वो क्लाउड बन जाते हैं और धीरे धीरे क्लाउड हैवी होता है और वो उस बारिश की बूंद को वो नीचे गिरा देता है। और नीचे में जो टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे अगर कम टेम्परेचर है, बहुत ठंडा जगह है, तो वहाँ स्नो फॉल होता है और जो नॉर्मल टेम्परेचर की जगह है वहाँ पे रेनफॉल होता है। इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स का नीचे आना। Due to the evaporation and transpiration, water vapor reaches high in the atmosphere where it cooled down due to the presence of low temperature there. इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर वेपर ऊपर ऊंचाई में जाता है और वहाँ पर ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि ऊंचाई पर टेम्परेचर कम रहता है। इट कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल, ये जो वाटर वेपर है ठंडा होकर कंडेंस कहाँ होता है? ये वाटर डस्ट पार्टिकल पे कंडेंस होता है, बिकम टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर और क्रिस्टल ऑफ आइस। वो टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर या क्रिस्टल ऑफ आइस बन जाता है। मेनी सच ड्रॉपलेट जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड। इसी तरह के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जुड़ते हैं एक दूसरे से और बनाते हैं क्लाउड। लेटर ऑन दीज ड्रॉपलेट बिकम सो हैवी दैट द एयर कैन नॉट होल्ड दैम ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन, दे फॉल डाउन। बहुत ज़्यादा जमा हो जाने के बाद एयर उसको संभाल नहीं पाता है और प्रेसिपिटेशन के दौरान वो वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिर जाते हैं। उसी को रेनफॉल और स्नोफॉल कहते हैं। ये एज रेनफॉल और स्नोफॉल डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और द रीजन। जहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है वहाँ के टेम्परेचर और रीजन के अनुसार वहाँ पे स्नोफॉल या रेनफॉल होता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस लिखना है। इट शोज वेदर, ये क्या है? इट शोज स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। वेदर क्या है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है लेकिन छोटे पीरियड के लिए, स्मॉल पीरियड के लिए। क्लाइमेट, इट शोज स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये क्लाइमेट कितना लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इट कवर स्मॉलर एरिया, इसमें स्मॉलर एरिया को कवर किया जाता है। इट कवर लार्जर एरिया, ये लार्ज एरिया के लिए कवर होता है। वेदर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का वेदर समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग, ऑटम,
क्लाइमेट ऑफ इंडिया मॉनसूनर। तो चैप्टर 4 एयर अराउंड अस का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।